गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बिल्कुल एंड पर पहुंच गए हैं इस चैप्टर के, लेकिन कुछ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, और फिर अगले क्लास से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे थ्योरेटिकल का साइड बुक वगैरह भी आपके पास में होगा, वहाँ से भी आंसर देखना चाहिए, और जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास में कलेक्ट होगा। जैसे अगर कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन है, आप हमसे पूछे, हम उसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे हैं तो उस आंसर को ढूंढने में कई वैसे अननोन टर्म भी आपको सामने में मिलेगा जो पहले आप नहीं जानते थे। तो इसलिए हम टीचर को ये ट्रेन किया गया, बताया गया है कि कुछ एक पोर्शन आपको छोड़ना चाहिए अपने स्टूडेंट के लिए, यानी वो स्टूडेंट को भी करना चाहिए ताकि वो खोजे। सब कुछ अगर बना बनाया मिलेगा तब फिर एक स्किल जो टेस्ट किया जाता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो सिलेबस में नहीं होता है, जो आपको उस वक्त में थिंक करके सोचना होता है, और ये एबिलिटी आपको सर्च करने पर ही डेवलप करता है। तो कुछ आप कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल से ही एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 3.6। प्रॉब्लम 3.6 सॉल्व क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहां बता रहे हैं द फर्स्ट एनालिसिस एंथैल्पी वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन are 496, 737 and 786 kilojoule per mole respectively. Predict whether the first analysis enthalpy value of aluminium will be more closer to 575 और 760। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का ये दे दिया है, तो एल्यूमिनियम का वैल्यू 575 या 760 के नजदीक में होगा। यानी कि मैग्नीशियम से अगर ज्यादा हुआ तो 760 और मैग्नीशियम से अगर कम है तो 575। ये ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा पोजीशन याद कीजिए। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 एंड सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 होता है। अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम लोग तो यहां ये आता है नियॉन 3s1, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा नियॉन 3s2, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा नियॉन 3s2 3p1, सिलिकॉन का आएगा नियॉन 3s2 और 3p2। जनरल ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है। तब उस अनुसार से तो देखें तो सोडियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू होना चाहिए मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन का। लेकिन आप याद करो जब स्पेशल कंडीशन बता रहे थे तो वहां पर आपको बताया था कि मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम, उसके ऊपर में फिर आपका जो आ गया बोरॉन, इनमें फुलफिल्ड एस ऑर्बिटल आता है। देखो ये एस ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, तो इस फुलफिल्ड एस ऑर्बिटल की वजह से एक्सेप्शनली मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। ठीक उसी तरह से नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो अब देखो यहां आंसर मिल गया। एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होगा। जब मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू 737 है तो एल्यूमिनियम का 737 से कम, यानी कि आंसर में क्या आना चाहिए 575। तो इसका आंसर आ गया 575। रीजन समझ में आया? स्पेशल कंडीशन बताया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, बिल्कुल उसी पर ये बेस्ड है। तो चूंकि ये कन्फिगरेशन से समझाना चाह रहे थे इसलिए यहां पर डिस्कस किया इसको। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 3.7। ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है।
या करें विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो सबसे पहले आप इसे अरेंज कर लो पीरियोडिक टेबल में, तब जाकर के ये पता चलेगा। यहां फ्लोरीन आएगा, इस जगह पे क्लोरीन आएगा, यहां सल्फर होगा और इस जगह पर फास्फोरस होगा। इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी का जो जनरल ट्रेंड है उसके अनुसार से लेफ्ट टू राइट जाने पर ये इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम जाने पर ये डिक्रीज करता है। यानी कि सबसे ऊपर वाले का होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली यहां क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी वैल्यू ज्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है, तो बॉटम की तरफ में जाने पर डिक्रीज करेगा। तो सबसे कम किसका वैल्यू आ जाएगा? फास्फोरस का। ये मिनिमम वैल्यू होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी का। ऐसे होना चाहिए था किसको? फ्लोरीन का, लेकिन ये एक्सेप्शनल कंडीशन आता है जिसके बारे में अलग से हम लोग एक पॉइंट लिख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो ये प्रॉब्लम 3.7 का था। अब इसके बाद में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3.6 पर exercise question number 3.6 write the atomic number of the element present in third period, यानी पीरियड इनका कौन सा हो गया? थर्ड, एंड 17th ग्रुप, और ग्रुप इनका हो गया 17th यानी कि पी ब्लॉक आ गया। अब ये आपको पता करना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड का मतलब ये हुआ कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में इंटर कर रहा है, तो थर्ड सेल में 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है। लेकिन ये 17th है, तो 17th का मतलब हुआ कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में इंटर कर रहा है, s में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और 17th है। याद करो कि p ब्लॉक में हम लोग लिखते थे x + y + 10, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 10 हो गया, इसका मतलब यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इन सब कंक्लूजन से ये निकल कर आया कि इनके कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम 2s होता है, फिर नियॉन, तो यहां नियॉन आएगा, फिर 3s2 और 3p5। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। और देखो कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन रहा तो किस ग्रुप, किस पीरियड और किस ब्लॉक से आएगा। तो इनका ये आगे का वैल्यू जो पीरियड बताता है, तो इनका पीरियड का वैल्यू आ गया थर्ड, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में इंटर कर रहा है, यानी इनका ब्लॉक हो गया p, और जब ग्रुप निकालेंगे तो 2 + 5 + 10 यानी 17। तो वही तो क्वेश्चन कर है 17th और थर्ड। तो अब एटॉमिक नंबर देखो इसका कितना होगा, एटॉमिक नंबर 10 to 12 and 5 17। इसका मतलब अगर एलिमेंट पूछा जाए कि ये एलिमेंट कौन सा होगा, तो ये एलिमेंट निकल गया क्लोरीन। तो यानी कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहता था तो आप पोजीशन पता करते थे, ठीक उसी का उल्टा कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करना था। ये 3.6 था। फिर इसके बाद क्वेश्चन है 3.1। एक्सरसाइज 3.12। इस क्वेश्चन पर कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिस N3- O2- F-, Na+, Mg2+ and Al3+। करेक्ट क्वेश्चन में व्हाट इज कॉमन इन देम। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 8, 9,
11, 12 और 13। इन सब में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाले तो -3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 10। इट मींस दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड क्वेश्चन कर रहा था, पहला ये मिला अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई। अब एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जहां बताया था उसको आप याद कीजिए। जनरल ट्रेंड में बताया था आपको कि ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज द आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस एंड ऑन इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस। यानी कि जिसके ऊपर में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना बड़ा और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना छोटा। ये एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई वाले पोर्शन में इसी चैप्टर में बताया है। तो हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटा यहां पर एल्यूमिनियम आयन का, इससे बड़ा होगा Mg2+, इसके बाद में आएगा Na+, इससे बड़ा होगा F-, इससे बड़ा होगा O2-, फिर इसके बाद में आ जाएगा N3-। तो ये इस 3.12 का आंसर था जो यहां डिस्कस किया। 3.12 के बाद में फिर क्वेश्चन है 3.15 करा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट हुआ हाइड्रोजन का, -2.18 into 10 to the power -18 joule. Calculate the ionization enthalpy। अब आप याद करो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते किसे हैं? किसी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए। तो बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम याद कीजिए, वहां पे पढ़े हैं कि अगर एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो वहां नंबर ऑफ ऑर्बिट का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। तो यानी कि एनर्जी एट इनफाइनाइट एटम के सरफेस पर, और वहां पर उसके एनर्जी के वैल्यू को हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। तो यानी इस जगह पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू अगर निकालना होगा तो एनर्जी एट इनफाइनाइट माइनस एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट। इनफाइनाइट पर यानी कि एटम के सरफेस पर इनका एनर्जी 0 होता है, ये -2.18 into 10 to the power -18 हो गया। ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2.18 into 10 to the power -18 जूल। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुआ। लेकिन अब आगे का है फॉर 1 मोल, इसी में आगे कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। तो जब पर मोल में कन्वर्ट करना है तो 2.18 into 10 to the power -18 को मोल यानी अवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक्चुअली ये क्वेश्चन एक तरीके से रिपीटेड है। तो जहां पर ये यूनिट जूल था अब ये यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल के लिए हो गया इतना ही। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आयोनाइजेशन एनर्जी से डेल्टा ई जहां निकाले थे उस जगह पर आप पलट करके देखना, उसी से रिलेटेड है। इसके बाद फिर क्वेश्चन 3.16 3.17 ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शनल पार्ट है। और फिर 3.19 अभी 3.19 थोड़ा सा ऊपर चला गया ये कंसेप्ट, इसका डिस्कशन यहां नहीं किया है। इस क्वेश्चन में कर रहा है एक्सरसाइज 3.19। The first ionization enthalpy value in kilojoule per mole of group 13 element boron, aluminium, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये वैल्यू दिया हुआ है 801, 577, 579, 558 और 589। अब यहां देखना है कि डेविएशन कहां कहां पर आ रहा है और फिर उसका रीजन आइडेंटिफाई करना होगा।
आयोनाइजिंग एंथैल्पी के जनरल ट्रेंड को देखो, ये सब एक ही ग्रुप का है, ग्रुप 13 का। टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजिंग एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो 801 से 577 कम है, लेकिन इस जगह पर देखो 579, यानी कि यहां ये ज्यादा हो गया, इस जगह पर ये गैलियम का ज्यादा हो गया। फिर 579 से 558 कम है, लेकिन थैलियम में जैसे ही आते हैं 589 आते हैं इस जगह पर। अब आप क्या करो, इस बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। हम यहां पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोग को पी ब्लॉक में पड़ता है, लेकिन अगर ये बात यहां नहीं बताएंगे तो कई स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर जो बता रहे हैं उसको बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां ये आएगा हीलियम 2s2 2p1, नियॉन का लिखेंगे ये नियॉन 3s2 3p1, गैलियम का लिखेंगे तो आर्गन 4s2 3d10 4p1, इंडियम का लिखेंगे तो क्रिप्टन 5s2 4d10 5p1, इनका लिखेंगे जेनन 6s2 4f14 5d10 एंड 6p1। इसके कॉन्फ़िगरेशन में ही आंसर छुपा हुआ है। अब देखो यहां पर ये 2s2p है, 3s3p है, लेकिन जैसे ही गैलियम में आते हैं तो s और p के बीच में d ऑर्बिटल आ जाता है। उसी तरह से गैलियम और इंडियम में सेम कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहां पर ये 4f आ जाता है। और आगे आपको बताएंगे कि शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू s और p का सबसे ज्यादा होता है, d और f का शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू इनसे कम होता है, इन्हें पुअर शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। शील्डिंग इफेक्ट यानी कि खींचने का ऑब्स्ट्रक्शन वैल्यू जो है वो कम होता है। अब जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा, और जब ये इंटरेक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो इसी वजह से एक्सेप्शनली यहां पर ये वैल्यू हाई हो गया, इससे ये वैल्यू हाई हो गया। तो सिंपल रीजन वहां दिया जाता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन गैलियम व्हिच हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनका शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू पुअर होता है, देयर इज मोर इंटरेक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, हाई आयोनाइजिंग एंथैल्पी वैल्यू वहां एराइज करता है एक्सेप्शनली। यहां पर f आ गया, इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू है। यही पार्ट हम लोग p ब्लॉक में पढ़ते हैं, और हर एक ग्रुप में, ग्रुप 13 के बाद 14, 15, 16 इन सभी पे पढ़ेंगे तो सब में जहां d आएगा तो ऊपर वाले से एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाएगा, जहां f आएगा वहां ऊपर वाले से एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करना, लेकिन यहां पर ये वैल्यू एक्सेप्शनली हाई हो गया है। तो ये उस पार्ट से रिलेटेड था। ये फिर हम लोग को p ब्लॉक में जब ग्रुप 13 पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा। फिर एक क्वेश्चन है 3.21, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.21। एक्सरसाइज 3.21। Would you expect the second electron enthalpy of oxygen as positive, negative or less negative than the first? यानी कि फर्स्ट आयोनाइजिंग एंथैल्पी के कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कंपैरिजन में सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या आप उम्मीद करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो चूंकि जनरली एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव देते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो वो एक्स्ट्रा कंडीशन आएगा, आपका एक्सेप्शनल कंडीशन आएगा। ऑक्सीजन में जब आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब ये कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन माइनस में, और इसी ऑक्सीजन माइनस में फिर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट करता है O2 माइनस।
यहां जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी वैल्यू, और इसे ऐड करने पर जो डालेंगे वो कहा जाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी वैल्यू। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी वैल्यू का एनर्जी ये निगेटिव होता है, डेल्टा एच भी करते हैं, आप ई भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ही लिख देते हैं। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी का वैल्यू आता है -141 किलो जूल पर मोल। लेकिन अब बताता है कि जब ये माइनस हो गया तो अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं तो ये निगेटिव और ये निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से जब आप इन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा, और जब आप एनर्जी देंगे तो वहां पर वैल्यू निगेटिव की जगह पर पॉजिटिव हो जाता है, और इस जगह पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी का वैल्यू ये +780 किलो जूल पर मोल होता है। ये डाटा आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बुक में ही दिया हुआ है, साइड बुक वगैरह देखोगे तो वहां पर कंसेप्ट सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट में तो चूंकि एटम था तो यहां आप इलेक्ट्रॉन ऐड के एनर्जी रिलीज हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में अब ये आयन में कन्वर्ट कर गया, और ऐसे भी ये बिल्कुल फ्लोरीन के नजदीक में है तो इनका साइज भी छोटा होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, जैसे फ्लोरीन के केस में हम लोग पढ़े, तभी तो एक्सेप्शनली फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी वैल्यू कम हो गया क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो वही कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है कि इनका वैल्यू एक तो कम है, और ऊपर से जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इसमें तो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन की वजह से ये वैल्यू निगेटिव ना होकर के पॉजिटिव हो जाता है। जैसे पिछले क्लास में आपको एग्जांपल बताया था मिठाई खिलाना, वहां जब जबरदस्ती मिठाई खिला रहे हैं तब वो बच्चा खुश नहीं हो रहा है, वो नाराज हो रहा है। तो वैसे करके कुछ एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस किए, एनसीईआरटी का है, थ्योरेटिकल है, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अगर कहीं डाउट लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन भी बताना है तो फिर उसको हम फिर आगे भी बता सकते हैं, वहां पर भी ऐड होगा। अब एक इंपॉर्टेंट सजेशन, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है, और स्टार्टिंग का पोर्शन आपका 1-2 क्लास का बिल्कुल अंडर 10th क्लास में जो आप पढ़े हैं 9th-10th में वहीं से लेकर चलेंगे, यानी कि आयनिक बॉन्ड कुछ नया नहीं है, उतना ही है जो आप नीचे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बहुत है। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है, ये बिल्कुल नया हो गया, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ना है, ये नया हो गया आपके लिए, हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना है, वेस्पर थ्योरी पढ़ना है, तो बहुत ही कंसेप्चुअल पोर्शन है। तो कम से कम आप एनसीईआरटी का रीडिंग डाल करके रखो, एटलीस्ट आयनिक बॉन्ड तक का, जो हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक।